आप मुझे बताइए। ठीक है जी। जस्ट 1 मिनट एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट द क्लास। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ऑलराइट जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप सब ने कोशिश करना है कि माइक को आप अपने अनम्यूट ही रखिए। ठीक है। जिन्हें मैं कहूंगा आप मेरे साथ क्लास में पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं डेफिनेटली। सुहेल, सोहा सुहेल, आपको नोट्स के बगैर क्लास ही कैसी तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बड़ा तेजी में बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल हमने कवर अप करनी थी। सो हमने बहुत अच्छी बात है, आप सबने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया, पार्टिसिपेशन अपनी शो और अच्छे तरीके से कवर किया। अच्छा जी, दिस इज द सिलेबस ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। आप में से एक स्टूडेंट ने उस टाइम पर मुझसे सवाल किया था कि सर जी हम ब्रिटिश हिस्ट्री के सिलेक्टिव टॉपिक करेंगे या सारे करेंगे। तो मैंने उन्हें आंसर कर दिया था, बट स्टिल मैं आपको यहां पर यह बताता चलूं कि स्टूडेंट्स, आपकी जो सीएसएस के लिए अप्रोच होनी चाहिए, आपने सबसे पहले देखने होते हैं जी पास्ट पेपर। ठीक है। पास्ट पेपर्स में आप देखिए, स्पेशली 2019 से 2025 तक के आपने लाजमी देखने हैं। ठीक है। 2016 से भी आप जा सकते हैं, लेकिन 2019 से 25 तक एक सूटेबल अप्रोच है। अच्छा स्टूडेंट, एक ऐसा टॉपिक है, आपने सिलेबस देख लिया और आपने फिर पास्ट पेपर्स को देखा, और पास्ट पेपर्स में कोई ऐसा टॉपिक जो आता ही नहीं होता, कोई पिछले 6 से 7 साल आ ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, हम वो टॉपिक को कवर अप तो करेंगे, उस पर डिस्कशन तो करेंगे, उसे थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ भी लें, लेकिन हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखना। बिकॉज जो आ ही नहीं रहा हुआ टॉपिक, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके हमारे पास आगे बड़ा कम टाइम है, कोई फायदा हमें नहीं होगा। ठीक है। तो इस सिनेरियो में वो टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। मैं आपको अपने जो हैंड रिटन पर्सनल नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। जिसमें से आप एक या दो टॉपिक्स खुद करेंगे, ग्लैडस्टोन। ठीक है। ग्लैडस्टोन और डिसराइली, ये दो टॉपिक्स आते ही नहीं होते। ठीक है। विक्टोरियन एरा भी खैर एक होता है। ये दो तीन टॉपिक्स जो है ना, ये आते ही नहीं होते, लेकिन आपने क्या करना है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इन पे बस थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है, दैट्स इट। ठीक है। बाकी आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आज हम बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद है जी आपके पास हैनोवेरियन सक्सेशन, 1714 में ये हुआ, विल कवर दिस इज वेल। ठीक है। ये आता होता है। यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के साथ यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सर ब्रिटिश हिस्ट्री इज बेटर यूरोपियन हिस्ट्री, सादिया 100% ब्रिटिश हिस्ट्री, 100%, बल्कि 110%। ब्रिटिश हिस्ट्री के मैंने आपको टॉपिक्स पहले भी बताए थे, ये छोटे से टॉपिक, मैं आपको टॉपिक्स दैट्स वाई सादिया बता रहा हूँ बेटा, एक दफा देख लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके तमाम सब्जेक्ट्स में आपको पता है कहीं ना कहीं से हिट हो जाता होता है या हो सकता है। उसके बाद हमने देखना है जी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, टॉपिक्स गिनते जाइएगा बेटा, 60 टॉपिक्स हमारे हो गए। ठीक है। इसी में ये दो मूवमेंट्स, चार्टिस्ट मूवमेंट और यहाँ पर एक और है जी मेथोडिस्ट मूवमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा काट दें, कोई नहीं करना। ठीक है। उसके बाद ये रॉबर्ट पील एंड रिटर्न ऑफ टोरीज, ये हमने डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आयरिश प्रॉब्लम पर भी एक सवाल आ जाता है, लेकिन वो इसके साथ ही आता है। तो ये एक टॉपिक है। विक्टोरियन एरा, ये आपने खुद डिस्कस करना है, यानी खुद आपने ये पढ़ना है, ये सारा का सारा मैं नहीं करवाऊंगा, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जस्ट इसे पढ़ना ही है, बात खत्म। कोई इसमें टेक्निकलिटीज या इससे रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। नेक्स्ट अप है जी एडवर्डियन एरा, भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी वर्ल्ड वॉर वन एंड इट्स आफ्टर मैथ, ये हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमने क्या करना है कि वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस करना है, लीग ऑफ नेशन को डिस्कस करना है, ग्रेट डिप्रेशन को डिस्कस नहीं करना, रिपीज अपीसमेंट एंड रीआर्मामेंट भी डिस्कस नहीं करना, कुछ भी यहाँ पर और डिस्कस नहीं करना। एक टॉपिक हो गया। यहां पर आपके ये पार्ट वन खत्म हो जाएगा, जो 50 मार्क्स का होता है, यहां से आपने दो सवाल करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाएगा। सारी अभी टॉपिक्स अंडरस्टैंड बस कीजिएगा, 12 टॉपिक्स हो गए। ठीक है। इसमें हमने 13वां टॉपिक ब्रिटेन और कोल्ड वॉर डिस्कस करना है। आपको पता है अब इसमें नेटो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेटो यानी हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना जी नेटो बनी थी, बात खत्म, एक लाइन है बस। ठीक है। कॉमनवेल्थ हमने पढ़ना है। ठीक है। नेटो के ऊपर डिस्कस नहीं करना, डीकोलोनाइजेशन भी डिस्कस नहीं करना, इंटरनल पॉलिसीज एंड कॉमनवेल्थ हमने बस यहां पर डिस्कस ये करना है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करनी है। ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस आपको लेंथी लगता है, बट ये है नहीं। फॉरेन पॉलिसी भी डिस्कस नहीं करना। थैचरिज्म में हमने सिर्फ थैचरिज्म डिस्कस करना है। ठीक है। जॉन मेजर फाल्कलैंड वॉर इशू, जॉन मेजर डिस्कस करना है। यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट डिस्कस नहीं करनी, फॉर्मेशन ऑफ ईयू भी डिस्कस नहीं करना। टोनी ब्लेयर, ये और ये सिर्फ यहां पर पांच ये चीज पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो देखें, यहां पर हमारे पास ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस टोटली जो है, अगर हम बहुत इसे खींच कर चलें तो 15 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा इसे अगर खींचते हैं। लेकिन अगर हम इसे बड़ा सिलेक्टिवली और थोड़ी स्पीड के साथ कवर करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे मेरे ख्याल से 12 लेक्चर्स भी बड़ी मुश्किल से कवर होंगे, 10 से 11 लेक्चर्स में एक टॉपिक सारा कवर हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं इसलिए ये सजेस्ट करता हूं कि ब्रिटिश हिस्ट्री इज 110% सुटेबल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है जी, सुभान कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पॉलिटिकल एंड सोशल इंपैक्ट पास्ट पेपर में आए थे। हाँ तो वो करने हैं ना। पॉलिटिकल एंड सोशल इंपैक्ट सुभान पुत्र बड़े आसान है। ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल इंपैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए थे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो लोग कमाना शुरू करते हैं, लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग की वजह से उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है, पॉलिटिकल यहाँ पर डेमोक्रेसी मजबूत होती है। पॉलिटिकल इंपैक्ट ऐसे आपने लिखना है। सोशल इंपैक्ट ये लिखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी जन्म ले लेती है। ठीक है। सैनिटेशन कंडीशन खराब हो जाती है, क्राइम रेट जन्म, ये सोशल कंडीशंस है। तो इस तरीके से आपने ये बताना है। ठीक है। सो ये सेशन जो मेरा होता है स्टूडेंट्स, मैं कभी भी आपको रट्टेबाजी पर आमादा नहीं करूंगा, या रट्टेबाजी पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। एंड ये है कि उसके अलावा स्टूडेंट्स हम सिर्फ पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे एंड विल गो थ्रू द एंटायर थिंग। सुभान पूछ रहे हैं सर वन थिंग मोर, विल वी हैव एक्सेस विद यू टिल 2026 एग्जाम? काफी दफा बीच में वी रिक्वायर्ड हेल्प तो मेंटोर नहीं होते। पुत्र ये है कि मेरे जितने प्रीवियस बैचेस चल रहे हैं ना, तो मेरे 2023 के बच्चों के साथ भी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के स्पेशल में मेरे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। समरून इफ्राहिम एफएसपी में क्वालिफाइड हुए 2024 में। सायरा इकराम मेरी स्टूडेंट क्वालिफाई हुई। सादिया एक बलूचिस्तान से स्टूडेंट है, क्वालिफाई हुई। ठीक है। सो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं, उन सबसे मेरा आज तक रिश्ता है। डिस्कशंस होती हैं, डिटेल्स डिस्कस होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो 2026 तक, यानी जब तक आप एलोकेशन नहीं ले लेते तब तक आपके साथ मेरा जो है ये डिस्कशन और ये मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए सर उस्मान के थ्रू अवेलेबल होगा। ठीक है। सो डोंट वरी, मैंने आपको जैसा कहा कि मैं और सर उस्मान आपके लिए 24/7 अवेलेबल होंगे। ये जो हमने ओरिएंटेशन सेशन और ये जो है आपके लिए एक नया सेशन लॉन्च किया है तमाम सब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो पुट की गई है वो ये की गई है कि इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू कांटेक्ट यू, देन आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ के आपको उसके साथ पार्टिसिपेशन और उसके साथ कांटेक्ट को इंश्योर करना है उस्मान साहब की जानिब से। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और हमारा टीचिंग मेथड यही होता है कि हम आपके लिए 24/7 अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। दुरुस्त है जी। यहां तक क्लियर है आप सबको? कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है। अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो विल स्टार्ट, और जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो टॉपिक में फिर यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इधर वाली हिस्ट्री उधर वाली हिस्ट्री का कोई डिस्कशन नहीं होगा। तब हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो हमारे पास आज जो फर्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश हिस्ट्री का, वो है स्टूडेंट्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन में विलियम थ्री, मैरी टू, क्वीन एनी, ये सब डिस्कस नहीं करना। ठीक है। हमने यहाँ पर एक टॉपिक स्पैनिश सक्सेशन डिस्कस करना है, वो आज नहीं, वो टोटल अलग टॉपिक है, वो कल डिस्कस करेंगे। आज जो हमने करना है ग्लोरियस रेवोल्यूशन में सिर्फ कॉजेज और विलियम थ्री एंड मैरी टू करना डिस्कस, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई और चीजें डिस्कस नहीं करनी। लास्ट टाइम मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया था, हमने इसे डिटेल में पढ़ा भी था, लेकिन बिकॉज उस टाइम पर वक्त की किल्लत के बायस हम इस पर बहुत कम टाइम दे सके थे। सो अभी मेरी कोशिश ये होगी कि हम डिटेल में इसे कवर अप करें, डिटेल में डिस्कस करें, एंड डिस्कशन के साथ साथ आधे से ज्यादा आपको यहां पर ही याद मैं करवा दूं। अपने पास पेन पेपर आपने पकड़ लेना है, जो जो चीज मैं कहूंगा वो आपने लिखते जाना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ आई वांट 3 और 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम यू जो कि मेरे साथ साथ एक्टिवली पढ़ सकें जैसे हम प्रोपोगेट करें, ताकि आपको पता हो कि आप काम कर रहे हैं और आपने अटेंटिव होकर बैठना है। ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपके पास 1688 में हुआ था। ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा 1608 से स्टूडेंट्स। ठीक है। 1608 में ना दरअसल, ठीक है, क्रिश्चियंस के दो बड़े फिरके हैं, आपने याद रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रिश्चियंस के, क्रिश्चियनिटी में दो बड़े फिरके हैं। ठीक है। एक है जी कैथोलिक्स। ठीक है। एक है जी आपके पास कैथोलिक्स, दूसरे हैं जी प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है। अब यहां पर जो डोमिनेटिंग और पावरफुल है ना, वो कैथोलिक्स हैं। कैथोलिक्स क्या करते थे कि काफी इनके मजहबी रसूमात और ये चीजें ना बड़ी बाइबल से, जो क्रिश्चियंस की आसमानी किताब है, ये जो उनकी रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, उससे टोटली डिफरेंट थी। ठीक है, इनकी रसूमात। अब ये कैथोलिक्स के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोग एहतजाज करते हैं, वहां से एक नया फिरका जन्म लेता है जिसका नाम होता है प्रोटेस्टेंट। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? सो क्रिश्चियनिटी में स्टूडेंट्स दो बड़े फिरके हैं, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। अब 1608 में एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये होता है स्टूडेंट्स कि क्या पॉलिटिक्स को, अब समझिएगा बात, पॉलिटिक्स को और रिलीजियन को
एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, यस और नो? यानी क्या पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे में मिक्स कर देने चाहिए, यस या नो? कैथोलिक्स कहते हैं जी कर देना चाहिए, प्रोटेस्टेंट कहते हैं जी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा पॉइंट को। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या होता है ज़ाहरा, कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में 1618 में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस वॉर का खात्मा होता है 1648 में। ये सिर्फ समझना है आपने, 1648 में। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तारीख इस चीज की गवाह है कि जब जब आपकी जंग खत्म होती है तो जंग के खत्म होने के बाद हमेशा एक ट्रीटी या एक पैक्ट साइन होता है, याद रखिएगा। यानी जैसे ही आपकी वॉर खत्म होती है तो वॉर के बाद कोई ट्रीटी या कोई अग्रीमेंट या कोई पैक्ट साइन होता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे, अब आपने मुझे बताना है कौन से थे जो कैथोलिक्स थे कि प्रोटेस्टेंट्स थे जो कहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना चाहिए? कौन कहते थे, कैथोलिक्स के प्रोटेस्टेंट्स? क्विकली टेल मी। कायनात राना मुझे बताइएगा, अनम मिसम बेटा, शगुफ्ता, अल हसन, शुबान, सारे जरा मुझे बताएं। प्रोटेस्टेंट्स कहते थे, वेरी गुड जी, परीक्षा शम्स, राइट। ऑलराइट जी, प्रोटेस्टेंट्स से कहते थे, वेरी गुड, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी वॉर ये होती है ना खत्म, प्रोटेस्टेंट जीत जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही प्रोटेस्टेंट जीतते हैं तो इसका मतलब है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया जाता है। और आज अगर आप देखें तो यूरोप में यही तो है, रिलीजन सेपरेट है, पॉलिटिक्स सेपरेट है, ऐसा है कि नहीं? और 1648 में एक ट्रीटी साइन होती है, पॉलिटिकल साइंस में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, आपके आईआर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया साबित होती है प्रोटेस्टेंट्स को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और रिलीजन को सेपरेट कर दिया जाता है पॉलिटिक्स से। अच्छा स्टूडेंट्स, फास्ट फॉरवर्ड 30-40 साल के बाद 1688 में इंग्लैंड में जो किंग होते हैं वो होते हैं जी कैथोलिक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब कैथोलिक किंग होते हैं तो कैथोलिक्स क्या कहते थे कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं करना चाहिए। तो अब जो किंग थे हमारे पास, किंग का नाम था जी किंग जेम्स 2। तो अब जब ये इंग्लैंड के रूलर थे तो क्या इन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बल्कि इन्होंने क्या किया, बिकॉज ये कैथोलिक थे तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया कि कैथोलिकिज्म को प्रमोट करने की कोशिशें शुरू कर दी, साजिशें शुरू कर दी। और आपके पास जो सारी नीचे मेजॉरिटी थी ना, वो मेजॉरिटी थी जी प्रोटेस्टेंट्स, मेजॉरिटी थी आपके पास प्रोटेस्टेंट्स की। अच्छा अब समझिएगा, अब स्टूडेंट्स आपके पास किंग है कैथोलिक, ठीक है, और आपके पास जो मेजॉरिटी है वो है जी प्रोटेस्टेंट्स की। ये है जी किंग, किंग का नाम था जी किंग जेम्स, ये अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, किंग जेम्स 2 आपके पास थे जी कैथोलिक रूलर। ठीक है, अब ये थे जी माइनॉरिटी में आपके पास। ठीक है, और ठीक है, आपके पास जो मेजॉरिटी थी जी आपके पास पार्लियामेंट की। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सारे इस चीज पे अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट आई वांट एवरीबॉडी कि आप सब डिस्कशंस में इंडल्ज ना हो, आप इधर सुनिएगा। सादिया, कीरत, आप सब सही कह रहे हैं, बट अभी इधर सुनिए ताकि आपका कोई पॉइंट ना मिस हो। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और जो मेजॉरिटी थी वो थी जी आपके पास प्रोटेस्टेंट्स की। अब ऑब्वियसली आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे शिया सुन्नी है। और शिया सुन्नी में कितने हिस्टोरिकली कन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं, यू ऑल नो अबाउट दिस। बिल्कुल इसी तरीके से कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में 100-100 साल की जंगें हुई हैं, बहुत ब्लडी वॉर्स हुई हैं। अब बिल्कुल इस तरीके को अगर आप मद्देनजर रखें, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कैथोलिक किंग में, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें, कैथोलिक किंग जबकि कैथोलिकिज्म को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है इलीगल मीन से, और आपके पास मेजॉरिटी जो है वो है जी आपके पास प्रोटेस्टेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में इन दोनों के दरमियान में कंफ्लिक्ट होता या नहीं? टेल मी, क्या कंफ्लिक्ट हुआ होगा या नहीं? टेल मी। बिल्कुल होगा। ठीक है, ऑलराइट, आप मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मुझे आप बता सकते हैं इकरा, कि डेफिनेटली चले मुझे बताइए कि जो किंग थे, किंग का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग? मैंने आपको कहा था ये लिख लीजिए, क्या नाम था जी किंग का? किंग जेम्स 2। आपने जब लिखना है ना तो आपने प्रॉपर लिखना है किंग जेम्स 2।
ठीक है। और आपने ब्रिटिश हिस्ट्री में जेम्स टू ये वाला नहीं लिखना, जेम्स टू ये वाला लिखना है, ठीक है। बिल्कुल जी। अब यही यहां पर लिखा हुआ है जी स्टूडेंट्स। अब होता क्या है कि किंग थे जी कैथोलिक, ये इन्होंने कैथोलिकिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की। पार्लियामेंट ने क्या किया कि इन्हें अपोज किया, एंड अल्टीमेटली इस ऑपोजिशन क्यों, बिकॉज पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट थी, इसकी वजह से इनमें जी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्या होता है कि किंग को अगर आप देखें ना, तो पार्लियामेंट अब यहां पर क्या करती है कि पार्लियामेंट क्या यहां पर विलियम ऑरेंज, ठीक है, एक रूलर होते हैं। अब विलियम ऑरेंज का भी मैं रिश्ता बताऊंगा किंग के साथ क्या था। विलियम ऑरेंज एंड इनकी वाइफ क्वीन मैरी को बुलाते हैं। अब ये आते हैं जी नेदरलैंड से, यानी डच रिपब्लिक से, पुराना नाम डच रिपब्लिक, मॉडर्न नेम नेदरलैंड। अच्छा, नेदरलैंड से ये आते हैं, और नेदरलैंड से ना ये 15,000 की फौज के साथ इंग्लैंड पर चढ़ाई कर देते हैं। अब इंग्लैंड पर जब ये 15,000 की फौज के साथ विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी, नाम लिख लीजिएगा प्लीज, विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी, ये जब 15,000 की फौज के साथ इंग्लैंड पर चढ़ाई करते हैं, तो इस 15,000 के फिगर को देखकर, यानी आर्मी के फिगर को देखकर किंग जो है, किंग भाग जाते हैं। किंग भाग जाते हैं तो यहां पर ना कोई कंफ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होता। अल्टीमेटली ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपके पास आ जाता है, यानी जिसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कोई खून नहीं बहाया जाता, कोई ब्लडी वॉर नहीं होती। आपको इस बात के बारे में पता ही है कि आमतौर पे कन्फ्लिक्ट्स या रेवोल्यूशंस बड़े वायलेंट होते हैं, लेकिन यहां पर कोई वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं आपके पास देखने को मिलता। इसलिए बिकॉज कोई वायलेंट रेवोल्यूशन नहीं था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, इस वजह से इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन के अलावा इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मेरी बात अब समझ आ रही है? अक्सर ये सवाल 2016 में भी आया हुआ है कि व्हाई द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज नोन एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए। उधर आगे जाकर साथ ही आपको बताता हूं, डोंट वरी। आगे जाकर इन पर डिटेल में भी हमने डिस्कस करना है। ये किंग थे बस, अब ये याद भी रख लें, ठीक है। क्लियर है जी? अब आपको यहां तक एटलीस्ट समझ में आ गया कि व्हाई ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज नोन एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, एंड व्हाई इसे हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? लेट मी नो स्टूडेंट्स, आप में से कोई मुझे समराइज कर सकता है? माइक पर अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वैसे लिख के बताना चाहते हैं, कोई समराइज कर सकता है कि ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ क्यों था? बस आसान अल्फाज में आपने बताना है, 2 और 3 लाइनों में। जी स्टूडेंट्स, कैन एनीबॉडी फ्रॉम यू टेल मी? यू कैन अनम्यूट योर माइक्स इफ यू वांट। मैंने ये इरेज कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, ज़ारा, वुड यू लाइक टू ट्राई? वेरी ज़ारा। सर इसमें यही कि क्रिश्चियनिटी के दो फिरके बन जाते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, और इनमें फिर वॉर होती है, और प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो उनकी मेजॉरिटी होती है तो वो विन कर जाते हैं। राइट, ठीक है। और किंग क्या थे? ये रेवोल्यूशन के कॉज नहीं था। किंग आपके क्या थे? दरअसल यहां से 1688 से बात स्टार्ट होती है मेजर। किंग यहां पर क्या कर रहे थे, ये मैंने दरअसल पूछा है। किंग के बारे में मुझे कोई बताइए, क्या सर, नाम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं इफ्रा, मैं बताना चाहती हूँ। और सर, जो किंग जेम्स टू थे वो एक्चुअल में कैथोलिक थे और वो प्रमोट कर रहे थे कैथोलिज्म को, वेयर एज जो पार्लियामेंटेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे दे वर प्रोटेस्टेंट्स। सो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना था, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस थे दे कॉल्ड विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी फ्रॉम डच रिपब्लिक। और जब वो आए तो किंग जो थे वो ही एक्चुअली एलोप्ड, और उनकी वजह से एक इसको कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बिकॉज कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था और किंग खुद ही से भाग गए थे। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने एक इंट्रोडक्शन आपके लिए लिख दिया है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स भी हैं, पुराने भी हैं, सारे यानी जितने भी हैं, कि आप इस इंट्रोडक्शन का रट्टा मारे। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है क्वेश्चन के बाद, आपको पता है आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, हेडिंग देते हैं और आप इंट्रोडक्शन को यानी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन का आपने रट्टा नहीं मारना, ये जस्ट आपके लिए मैंने लिखा है ताकि आपको एक आइडिया यहां से मिल जाए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स अपने इंट्रोडक्शन में कोई ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जरूर ऐड करें। ये जितने भी आप फैक्ट एंड फिगर हम लिखते हैं ना, फैक्ट फिगर हो गए, ऐसे में हो गया, कोई केस स्टडी हो गया, कोई कोटेशन वगैरह हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, इन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, आपके इंट्रोडक्शन में हर बच्चा लिखकर आजकल आ रहा है। अब जब हर बच्चा लिखकर आ रहा है ना, तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे जब ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में, तो स्टूडेंट्स इसमें फिर 11वें बच्चे से भी यही एक्सपेक्टेशन होती है। एंड अल्टीमेटली अगर कोई बच्चा इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाता, तो माइट बी पॉसिबल कि मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप
इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट को लिख दीजिए, ताकि ये है कि आप थोड़ा सा अच्छा अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये जी कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। बैकग्राउंड वही है जी, ये पीसफुल ओवरथ्रो था। कॉज ये था कि किंग जो थे आपके जेम्स टू साहब जो थे, वो पावर को सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे। कैथोलिसिज्म वर्ड है इफरा बेटा, वर्ड है कैथोलिसिज्म या कैथलिकिज्म। ठीक है, तो कैथोलिसिज्म को प्रमोट करने की कोशिशें यहां पर जारी थी। पार्लियामेंट उनसे अग्री नहीं थी कर रही। अल्टीमेटली क्या होता है कि विलियम ऑरेंज को, अब विलियम ऑरेंज आप में से किसने सवाल किया कौन थे? अच्छा स्टूडेंट्स, विलियम ऑरेंज दरअसल आपके जो किंग जेम्स टू थे ना, इनके दामाद थे, सके दामाद थे। ठीक है, यानी किंग जेम्स टू की बेटी थी क्वीन मैरी। ठीक है, अब ये क्वीन मैरी के जो हस्बैंड थे ना, वो थे विलियम ऑरेंज, ये वाले। तो क्या होता है कि किंग जेम्स टू को ओवरथ्रो करने के लिए दरअसल उनकी बेटी को और उनके दामाद को बुलाया जाता है, और वो आ जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ये भी आपको मैं यहां पर बताता चलूं, ये प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, वैसे इनकी कैथलिक्स के साथ थोड़ी लागतबाजी थी, इन्हें मौका मिलता है, ये कहते हैं जी। ठीक है, उसके बाद क्वीन विलियम ऑरेंज किंग थे। आपको पता है पुराने जमाने में तो किंग अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा इंक्रीज ही करना चाहते थे। क्यों, ऐसा है कि नहीं सुभान? किंग क्या करते थे, जितने भी बादशाह होते थे, वो अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहते थे ना। तो इन्हें दावत मिलती है, इन्हें खुला इन्विटेशन मिलता है, ये कहते हैं जी ठीक है वी एक्सेप्टेड। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि किंग जेम्स टू साहब भाग जाते हैं, एंड यहां पर आपके पास पीसफुल ओवरथ्रो हो जाता है। ठीक है, की फिगर्स मैं अब आपको बता चुका हूं। ऑलराइट, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है, सर वी हैव आइडियाज ऑफ बेसिक, द लेक्चर वुड बी वेरी सिंपल फॉर दोस हु हैव सेकंड अटेम्प्ट्स। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आउटकम इसका क्या होता है कि ब्रिटेन में जब ये जो आपके पास किंग जेम्स भाग जाते हैं, तो स्टूडेंट्स विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी आपके पास डेमोक्रेसी को यहाँ पर स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, कैथोलिसिज्म को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, ये सारा होता है। कॉजेज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन के देख लेते हैं। सबसे पहला कॉज ये है जी, रिलीजियस टेंशन थी बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। किंग साहब जो थे वो कैथलिकिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो आपके पास सारी की सारी पार्लियामेंट थी। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स से दोनों में कंफ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ पर कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है ना, तो किंग जेम्स साहब जब किंग थे, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करते थे कि ये आते जाते लोगों पर फाइन लगा देते थे, आते जाते लोगों को एग्जीक्यूट कर देते थे जो इनसे अग्री नहीं थे करते। अब स्टूडेंट्स, लोगों पर फाइन लगाना, लोगों की प्रॉपर्टी को वायलेट करना, या लोगों को आते जाते एग्जीक्यूट कर देना, मार देना, स्टूडेंट्स क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या नहीं? मुझे बताइएगा। सुबान, किस तरीके से डॉटर प्रोटेस्टेंट थी? बिकॉज डॉटर की शादी प्रोटेस्टेंट के साथ हुई थी। ठीक है, डॉटर की शादी प्रोटेस्टेंट के साथ हुई थी। विलियम ऑरेंज बेसिक प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होता है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम पर लॉक साहब थे, और लॉक अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं। यहां पर कहते हैं द रीजन व्हाई मेन एंटर इनटू द सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आदमी सोसाइटी में क्यों दाखिल होता है? क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट कर सके। एंड अल्टीमेटली अगर लोगों की प्रॉपर्टी ही प्रोटेक्टेड नहीं है एक सोसाइटी में, तो फिर उस सोसाइटी का कोई फायदा ही नहीं है। अब्दुल कदूस, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? मुझे बताइएगा। अली हसन, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है कि देखिए साफ साफ लॉ की इस कोटेशन से हमें समझ आ रहा है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स की, यानी ह्यूमन राइट्स की उस टाइम पर वायलेशन किंग की तरफ से हो रही थी। ठीक है, सो होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नेक्स्ट अप है जी आपके पास डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस। आप में से कोई से पढ़िएगा काइंडली, दिस वन। G, anybody? Okay, if you read, then we can read. Ifra, why don't you read it for us? Okay, sir. James 2 Declaration of Indulgence, which suspended laws against Catholics and allowed them to hold public office, further aggravated Protestant fears. This move was seen as an attempt to increase the influence of Catholics in government and religion. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया, जारा ने भी इस चीज को हमें बताया कि दरअसल कैथलिक्स जो थे वो चाहते थे कि रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है वो मिक्स हो जाएं। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ना क्या होता है कि पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कोई भी कैथलिक को हाई पोजीशंस ऑफर नहीं की जाएंगी, यानी कैथलिक ब्यूरोक्रेट भी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्यूरोक्रेट बने तो इन्होंने क्या करना है कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को मिक्स कर देना है। यानी ये क्या करेंगे, कैथलिक सिर्फ और सिर्फ अपने कैथलिक्स को ही देखेंगे, प्रोटेस्टेंट्स को कभी भी बेनिफिट नहीं करेंगे। इसी चीज को चलते हुए पार्लियामेंट क्या करती है कि स्टूडेंट सारे एक लॉ पास करते हैं जिसमें सारे कैथलिक्स को हाई पोजीशंस
के लिए बैन कर दिया जाता है। अब किंग जेम्स टू आते हैं एंड किंग जेम्स टू आकर डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस देते हैं। अब डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस, ये सारा जो लॉ था ना कि कैथलिक्स को हाई पोजीशन या हाई प्लेस नहीं दी जाएगी, इस लॉ को डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस ने ना खत्म कर दिया। ये बात हमें सही कर रहे हैं आप सारे स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। अब जब डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस को खत्म कर दिया जाता है, सॉरी डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस हो जाती है, यानी उस लॉ को जो कैथलिक्स के अगेंस्ट बनाया गया था पार्लियामेंट की जानिब से, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर फिर से जो है कन्फ्लिक्ट्स जन्म ले लेते हैं। पार्लियामेंट जो है काफी ज्यादा डर में चली जाती है, फियर में चली जाती है कि अब ये ना हो कि किंग साहब क्या करें कि सारे के सारे कैथलिक्स को ही हाई प्लेसेस देते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे मौलवी हजरात, मौलाना हजरात होते हैं, बिल्कुल जो क्रिश्चियन के चर्चेस के लीडर्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है बिशप। ठीक है, याद रखिएगा, जो बड़े लीडर होते हैं तो आर्च बिशप उन्हें कहा जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ना 7 बिशप्स किंग की मुखालफत करते हैं। इनमें से ना एक बिशप थे, आर्च बिशप कैंटरबरी विलियम सैनक्रॉफ्ट, याद रखिएगा नाम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी जेम्स भाई साहब हम तो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली जब, और इन्होंने कहा कि ये जो आपका डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस है ये सारा का सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैथलिक्स को हाई प्लेसेस नहीं देनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि किंग साहब ने इन्हें इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है, और इन्हें काफी टॉर्चर किया। अब यहां से देखिए हमें पता चलता है कि किंग जितने भी इनकी ऑपोजिशन हो रही थी, किंग इन तमाम ऑपोजिशन को काउंटर करते जा रहे थे। और ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस जो किंग ने लॉन्च की, इस डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस ने साफ साफ इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि किंग दरअसल कैथोलिकिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। वो आर्मी हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो सोशल स्फेयर हो, वो कोई भी स्फेयर हो, किंग साहब दरअसल कैथलिक्स को ही प्रमोट आगे करेंगे। और ये हैं जी आपके विलियम सैनक्रॉफ्ट साहब, ये मैंने इनकी इमेज भी ऐड कर दी, इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था आगे जाकर। ठीक है, सो ये आप यहां पर बता सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? क्लियर है यहां तक आप सबको? मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब्दुल कदूस, अली हसन, अमन, मुझे बताइएगा। इफ्रा, जहरा, अरूज, शगुफ्ता, सादिया, कीरत, परिसा, सबको समझ आ रही है? मियां हादी इकबाल, किश्वर फातिमा, कायनात, सबको समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सर आई हैव अ क्वेश्चन कि ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसे था, ये जरा काइंडली ऊपर कीजिएगा स्लाइड। या दिस वन जी। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये राइट चर्च ऑफ इंग्लैंड के राइट्स को भी वॉयलेट करेगी ये डेक्लेरेशन, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो रिलीजियस फैक्शन के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था ना, ये प्रोटेस्टेंट था, ये कैथलिक नहीं था। ठीक है, तो अब जब ऑब्वियसली कैथलिक्स को, यहाँ पर क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, जो भी सारे पॉलिटिक्स होती थी ना, ये पार्लियामेंट होती थी, तो इनसे ना क्योंकि ये भी प्रोटेस्टेंट थे और आपके पास चर्च ऑफ इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट था, तो यहाँ पर चर्च के लिए ये फंडिंग्स देते थे। ठीक है, अल्टीमेटली अब अगर कैथलिक्स हाई प्लेस पर आ जाता है या हाई पोजिशन पर आ जाता है, तो इन्होंने ये फंडिंग रोक देनी थी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आदि? तो जब इन्होंने ये फंडिंग रोक देनी थी, तो दैट्स वाई ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस जो थी, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। बाय चर्च ऑफ इंग्लैंड ये कोई कैथलिक चर्च नहीं, ये प्रोटेस्टेंट चर्च की बात की जा रही है। ठीक है आदि, समझ आ ओके गया सर, आपको? थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी आपके पास बर्थ ऑफ अ सन। अब स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है कि किंग के जो किंग जेम्स टू थे, इनका कोई बेटा नहीं था, इनकी सारी बेटियां ही थी। आगे हम बेटियों के बारे में भी पढ़ेंगे इनकी। होता है कि पार्लियामेंट ना बड़ी रिलैक्स थी। पार्लियामेंट को होता है कि चलें जी, किंग है, किंग बुजुर्ग हैं, किंग की डेथ हो जाएगी एंड आफ्टर किंग्स डिमाइस हम क्या करेंगे कि प्रोटेस्टेंटिज्म को स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन क्या होता है कि 1688 में 10 जून, डेट याद रखनी जरूरी नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 10 जून 1688 में, ठीक है, किंग जेम्स साहब के एक सुपुत्र यानी बेटे भी पैदा हो जाते हैं और इनका ये नाम रखते हैं जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। नाम याद रख लीजिएगा, एडवर्ड स्टुअर्ट कह लें, ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम याद रख लें। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब इनका किंग जेम्स का बेटा पैदा होता है ना, तो कैथलिक्स प्रोटेस्टेंट्स को ये पता चल जाता है कि बाप ने भी ऐसे ही हम पे जुल्म और सितम और तशद्दुद किया है। अल्टीमेटली हो सकता है कि उनका बेटा भी ऐसा ही हो, क्योंकि आमतौर पे बाप की पॉलिसीज बेटा ही आगे लेकर वैसे ही चलता है ना। तो क्या होता है कि देयर वाज अ फियर कि कैथलिक डायनेस्टी और ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है, और इसी कैथलिक डायनेस्टी के एक्सपेंशन की फियर की वजह से प्रोटेस्टेंट्स फिर क्या करते हैं, पार्लियामेंट क्या क्या करती है कि एस्टैब्लिश करती है अपने, नो इट विल नॉट बी अपलोडेड ऑन अमन, इट विल नॉट बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, या आपको गूगल क्लासरूम से इसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्या करती है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन को स्पीड अप कर देती है। अच्छा, अभी अभी स्टूडेंट्स ने आपको डेट बताई है, आप मुझे बता सकते हैं कि किंग जेम्स के ये जो बेटे हैं एडवर्ड स्टुअर्ट साहब, ये पैदा कब हुए? मुझे अगर मंथ याद है मंथ बता दें, डेट याद है डेट बता दें, कुछ भी बता दें। सर 10 जून जून 10। बिल्कुल, 10 जून को बेटी पैदा हुई इनकी, ऐसा ही है।
अब स्टूडेंट्स आपको पता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आ गई, ठीक है, नवंबर में। अब देखिए यदि 5 से 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने इतनी अपनी कोशिशें मजबूत कर दी, इतनी ज्यादा अपने एफर्ट्स को स्पीड अप कर दिया कि उन्होंने कहा जी बेटा पैदा हुआ है, इससे पहले कि कोई भी ऐसा मैयर अडॉप्ट किया जाए, बस जी रिमूव करें किंग को, ताकि अल्टीमेटली हम प्रोटेस्टेंटिज्म को एस्टैब्लिश कर सकें। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यहां पर जी कोटेशन है JR जोन्स की। हादी अगर आप ही पढ़ सकते हैं तो ये जरा कोटेशन पढ़ दीजिए हमारे लिए। Yes, sir. The birth of a male heir was seen as the turning point, for it seemed to signal the entrenchment of Catholicism in the monarchy, which could not be tolerated by the Protestant establishment. समझ आ गई है जी? ये द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 किताब का नाम है, यहां से मैंने ये कोटेशन एक्सट्रैक्ट की है। यहां तक क्लियर है जी स्टूडेंट्स? आप सबको मुझे बताइएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वन मोर थिंग। अब ब्रिटिश हिस्ट्री में, या मैं आपको एक चीज लाजमी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स आपने हमेशा अपने पेपर में ना अलग स्टैंड आउट होना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। यदि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं उसमें हम मैप्स ऐड करते हैं, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। पाकिस्तान अफेयर्स में हम मैप ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल थिंग। बट हम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मैप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं जब कभी बच्चों को इस्लामियात वगैरह देखता हूं तो मैं उसमें भी उन्हें मैप ऐड करवाता हूँ, और आपको मैं कहूंगा कि जरूर मैप्स ऐड कीजिए, ठीक है। मैप हो गया, यानी आप थोड़ा सा अपने आप को ना अलग स्टैंड आउट कीजिए, ताकि एग्जामिनर आपका जब पेपर पढ़े तो उसे पता चले कि बच्चा बड़ा क्रिएटिव है। अब यहाँ पर आमतौर पे एक बच्चा जो मैप्स बनाने से रिलक्टेंट है, यानी जो नहीं बनाएगा या जो जरा कहेगा जी चले छोड़े मैप को, वो क्या करेगा, वो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन आप जब अपने मैप को बनाकर उसे जरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे ना, तो आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट करेंगे। एंड उन्हें ऐसे ही बंदे चाहिए जो क्रिएटिव हैं, जो जरा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं। याद रखिए हम खुद अपने पेपर में अपनी लिमिटेशंस का तायुन करते हैं, हमारी कोई पेपर में लिमिटेशन नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर जी विलियम ऑरेंज एंड प्रोटेस्टेंट सपोर्ट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा जी मुझे बता सकते हैं विलियम ऑरेंज कौन थे? अब आप मुझे बताइए। किसी ने, सादिया ने शायद मुझसे पूछा था विलियम ऑरेंज कौन थे। सादिया पुत्र, विलियम ऑरेंज कौन थे? अब आप बताइए मुझे। जेम्स टू के सन इन लॉ और मैरी टू के हस्बैंड। ठीक है, मैरी टू जो क्वीन। जेम्स टू की बेटी थी। बिल्कुल, मैरी टू नहीं, क्वीन मैरी बस, ठीक है। अच्छा, और ये बिलोंग करते थे डच रिपब्लिक यहां से, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल साथ साथ ही कंट्री से, ज्यादा बस ये वाटर्स का ही थोड़ा डिस्टेंस था, ज्यादा नहीं था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सारा कैथोलिसिज्म था, यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म था। अब हमेशा जो एक किंग होता है ना, वो अपने आसपास के एरियाज को इन्फ्लुएंस हमेशा करना चाहता है। और किंग जो आपके पास विलियम ऑरेंज थे वो भी यही चाहते थे, ठीक है। वो भी चाहते थे कि चलें जी हमारे प्रोटेस्टेंट्स को जो यहाँ पर इतना उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है उनसे भी इन्हें रिलीफ मिले, और कैथोलिसिज्म को भी जरा रिप्लेस किया जाए, और साथ अपने भी इन्फ्लुएंस को जरा, अपनी पावर को भी एनहेंस किया जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि विलियम ऑरेंज भी यहाँ पर क्या करते हैं कि काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को कि आप जी रिफॉर्म्स लेकर आए, आप हमें इनवाइट करें, देखिएगा हम आपके साथ किस तरीके से खड़े होंगे। यही आप यहाँ पर बता सकते हैं। केस स्टडी की बात करें, द रिलीजियस अपील ऑफ विलियम्स इन्वेजन, विलियम ऑफ ऑरेंज प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्टेंटिज्म वाज अ की फैक्टर। जैसा मैंने आपको बताया कि विलियम ऑरेंज ने यहाँ पर इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स को बड़ा सपोर्ट किया, जी आप लेकर आए रिफॉर्म्स, हम आपके साथ खड़े होंगे। लोग जरा और ज्यादा जो है जो है मोटिवेट हो गए, एंड अल्टीमेटली इस मोटिवेशन की वजह से फिर क्या होता है कि एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है कि कैथोलिकिज्म को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। और साथ ही साथ कैथोलिकिज्म को रिप्लेस करने के साथ साथ क्या होता है कि लोगों में एक और ज्यादा एक मोटिवेशन डेवलप होती है कि एक और किंग हमारे साथ है, एंड वी हैव टू डू दिस। तो ये सारे मामला यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फियर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। अच्छा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूटिज्म से मुराद होता है कि जितने भी आप अपने आप को एब्सोल्यूट समझे, और आपकी जितनी भी ऑपोजिशन है ना, आप उसे क्रश करते जाएं, ठीक है। यानी आप उसे खत्म करते जाएं, खात्मा करते जाएं, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर यही होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियम सैनक्रॉफ्ट, वो जो आर्च बिशप थे जिनके भी मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई, उन्हें सजा दी जाती है। अब उनके अलावा और भी बहुत से प्रोटेस्टेंट्स थे जिन्हें मैंने, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, कि किंग आते जाते उन्हें सजा दे देते थे, किंग आते जाते उन्हें मार देते थे, किंग आते जाते अच्छा जी आप प्रोटेस्टेंट हो, चलो जी आपके ऊपर इतना फाइन पड़ गया, ऐसे ही आते जाते, ठीक है। अब इसमें मसला क्या होता है कि स्टूडेंट्स की तमाम मामलात से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश करने की बातें चल रही थी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मुझे बताइएगा। अच्छा, अब उस टाइम पर एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश करने की जब बातें चल रही थी स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। ईमान।
ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश करने की बातें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं एंड लोगों को पता चल जाता है कि किंग जी एब्सोल्यूटिस्ट है और इसने हर तरीके की अथॉरिटी, जो प्रोटेस्टेंट अथॉरिटी है या पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है या कोई वैसे भी पार्लियामेंटेरियंस या प्रोटेस्टेंट्स हैं, उन्हें इसने एग्जीक्यूट करते जाना है। लोगों में डर का माहौल कायम हो जाता है। अब इस डर के माहौल में इन्हें जो एक थपकी मिलती है या इन्हें जो एक प्रमोशन मिलती है या इन्हें जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती है, वो मिलती है जी विलियम ऑरेंज से। अच्छा, अब यहां पर ना एक सवाल पैदा होता है स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। पार्लियामेंट ने विलियम ऑरेंज को बुलाया, एक सवाल पैदा होता है कि सजीव पार्लियामेंट विलियम ऑरेंज के अलावा किसी और को भी तो बुला सकती थी। मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। वाई विलियम ऑरेंज, वाई क्वीन मैरी? अच्छा, विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी मैरी से तो इन्हें डर होना चाहिए। मेरी बात समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो रिश्तेदार है किंग जेम्स टू के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा इस पॉइंट के और करीब लेकर जाना चाहता हूं कि देखिए, विलियम ऑरेंज और क्वीन मैरी जो हैं, दरअसल ये सन इन लॉ हैं और सगी बेटी है जी किंग जेम्स टू की। तो इन्हें तो अपने बाप को सपोर्ट करना चाहिए। तो क्या ऐसा रीजन आया कि इन्होंने उन्हें के ऐसे ही करीबी रिश्तेदारों को इनविटेशन भेज दिया जी, आए जी इन्हें रिप्लेस करें? ठीक है, पावर और रिश्ते, हाँ डेफिनेटली जी, बिल्कुल। अब यहां पर मसला ये होता है कि दरअसल क्यों विलियम ऑरेंज को इनवाइट किया गया? ठीक है, यस, विलियम ऑरेंज को इस वजह से इनवाइट किया गया कि विलियम ऑरेंज ने दरअसल प्रोटेस्टेंट्स के कंधे पर हाथ रखा था। उन्हें जरा एक थपकी दे रहे थे कि चलें जी, आप जरा रिफॉर्म्स के लिए पुश करें, आप रेवोल्यूशन के लिए पुश करें, हम आपके साथ हैं, हम आर्मी लेकर आने के लिए तैयार हैं, आप जरा पुश करें। सही, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, तो बिल्कुल ये वो स्टूडेंट्स मामला है जैसे 1971 में पाकिस्तान अलग नहीं था हुआ हमारा, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, कि इंडिया उसके पीछे था और इंडियन फोर्सेस तैयार थी कि आप बस डिक्लेयर करें, हम आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल यहां पर भी वो था कि प्रोटेस्टेंट्स को कहा गया कि प्रोटेस्टेंट्स आप बस किंग के अगेंस्ट जाए, हम आने के लिए तैयार हैं, आप हमें इनविटेशन बस दें। सही, दैट्स व्हाई उन्होंने विलियम ऑरेंज को ही इनविटेशन फिर भेजा, बिकॉज उन्हें पता था कि यही बंदा इसे रिप्लेस करेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल मैनर, इन एन इजी मैनर। ठीक है, हमें इसे इजी मैनर में अंडरस्टैंड करना है। सो ये कुछ स्टूडेंट्स जनरल कॉजेज थे। होपफुली आपने ये कॉजेज में से कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इनके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं, एक रिव्यू दे लेते हैं। अच्छा जी, रिलीजियस टेंशन बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, इसका क्या मतलब है? आप में से कौन मुझे बताएगा? आई वांट यू टू टेल मी इन अ सिंगल लाइन। आई डोंट वांट यू टू टेल मी द एंटायर स्टोरी, आई जस्ट वांट यू टू टेल मी अ सिंगल लाइन। कौन आप में से बताएगा? अरूज, क्या अब बताएंगे आप हमें? सर मैं बता दूं सर। सुभान, 2 सेकंड में आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, चलें सुभान आप ही बता दें। सर इसके अंदर यही था कि पार्लियामेंट और किंग्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, रिलीजियस टेंशन थी, वो ये थी सारी। दोनों के स्कूल ऑफ थॉट्स अलग थे। प्रोटेस्टेंट्स वर बेसिकली दोज हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैथोलिकिज्म, तो दोनों के बीच में टेंशन थी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस में आपको मैंने बता दिया, यहां पर एक आर्च बिशप को इन्होंने बहुत कड़ी सजा दी थी। ठीक है, वो कौन थे? मुझे आप कोई भी बता दे, आप में से आर्च बिशप का नाम मुझे बता दें बस। क्या नाम था? नाम याद है किसी को? नाम किसी को भी याद नहीं है जी? नाम था जी विलियम सैनक्रॉफ्ट। मुश्किल नाम होते हैं, कोई मसला नहीं है। नाम था जी उनका विलियम सैनक्रॉफ्ट। ठीक है, विलियम सैनक्रॉफ्ट। ठीक है, सादिया समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, उसके बाद द बर्थ ऑफ कैथलिक हेयर। नाम बताइए जी, जो किंग जेम्स टू थे उनके बेटे का नाम क्या था, उनके जो सपुत्र थे उनका नाम क्या था, सन का इनके नेम बताइए मुझे। सर जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। वेरी गुड किरत। ठीक है, ज़ाहरा मुझे बताइए, विलियम ऑफ ऑरेंज एंड प्रोटेस्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर क्या विलियम ऑफ ऑरेंज बिलोंग कहाँ से करते थे? बस मुझे ये बता दें, एरिया का नाम क्या था ज़ाहरा? सर डच, डच? डच रिपब्लिक का मॉडर्न नेम भी बता देना, आज हम डच रिपब्लिक। नेदरलैंड्स। वेरी गुड। ठीक है, एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फियर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, अब आते हैं जी इकोनॉमिक कॉज। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस जब हो जाती है, यानी किंग डिक्लेयर कर देते हैं जी आप जी कैथलिक्स को हाई प्लेसेस भी हम देंगे, तो स्टूडेंट्स अब यही मामलात होते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले तो किंग साहब क्या करते हैं कि हैवी टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर देते हैं प्रोटेस्टेंट्स पर, जस्ट बिकॉज वो प्रोटेस्टेंट्स थे। ठीक है, तो उनके ऊपर हैवी टैक्सेस हो रहे। अच्छा, कैथलिक्स की ना ये हमेशा से, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, आई एम अ क्रिश्चियन, लेकिन ये कि कैथलिक्स का हमेशा से एक इशू पता है क्या रहा है कि वो प्रोटेस्टेंट्स पर हमेशा से ये यानी टैक्स वगैरह आयद करते रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी आप प्रोटेस्टेंट है, चलें जी आप यहाँ पर टैक्स पे करेंगे, आप प्रोटेस्टेंट है, ठीक है जी आपने ये टैक्स पे करना। कैथलिक्स का हमेशा से ये इशू रहा है। अब उसी चीज को किंग जो है आगे प्रोपोगेट करते हैं और प्रोटेस्टेंट्स पर हायर टैक्सेस इंपोज कर देते हैं। यहां पर ना स्टूडेंट एक टैक्स का था, उसका नाम था शिप मनी टैक्स, याद रख लीजिए, अपने पास लिख लीजिए।
अब शिप मनी टैक्स में पता है क्या होता है कि दरअसल ये 1670s में और 1680s में इम्पोज किया गया था, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि ब्रिटेन की जितनी भी शिप्स थी ना, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस के लिए लोगों से टैक्स वगैरह लिए जाते थे। आपको पता है कि ब्रिटेन की शिप से सारी ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होती थी। अब इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स मसला ये आता है कि शिप मनी टैक्स इंपोज कर दिया। ये बड़ा अच्छा टैक्स था, इसका कोई मसला नहीं था, ठीक है। यानी ये हर मंथ नहीं था लिया जाता, कभी कभी लोगों से लिया जाता था ताकि शिप्स की जो है ना मरम्मत प्रॉपर हो सके। अब किंग साहब जब आते हैं ना, किंग जेम्स टू जब आते हैं, तो किंग जेम्स टू आकर क्या करते हैं कि इस टैक्स को एक तो परमानेंट कर देते हैं, यानी हर महीने ही लोगों ने देना होता है, परमानेंट ये डिक्लेयर हो जाता है। अच्छा, परमानेंट डिक्लेयर होने के साथ साथ यहां पर ये जो शिप मनी टैक्स है जो कि शिप्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाना था, किंग साहब क्या करते हैं कि अपने लैविश लाइफस्टाइल के लिए, सेल्फ सस्टेनेंस के लिए शुभान उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है। किंग क्या करते हैं कि अपने रॉयल खर्चों के लिए इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये सारे मामलात होते हैं तो लोग इससे और ज्यादा रिजेंटमेंट में चले जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये यहां पर मामला आपके पास देखने को मिलते हैं, हैवी टैक्सेस लोगों के ऊपर इंपोज किए जाते हैं एंड लोगों में डिसकंटेंटमेंट और रिजेंटमेंट यहां पर साफ साफ नजर आती है, ठीक है। ये यहां पर लिखा हुआ है कि शिप मनी टैक्स जो है नेवल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होती थी, किंग जेम्स ने इसे फिर से इंपोज कर दिया पार्लियामेंट को बताए बगैर। और क्या होता है कि यहाँ पर रॉयल एक्सपेंसेस के लिए उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लोग इन्हें अपोज करते हैं, अल्टीमेटली ग्लोरियस रेवोल्यूशन हमारे पास हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन जानता है? कोई मुझे बता सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी एंड क्या मामलात इसके होते थे? कौन बताएगा? एनीबडी? व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया था इंडिया, लाइक सब कॉन्टिनेंट को, पॉलिटिकली अच्छा स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एंड ना, इकोनॉमिकली। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ना हमें बहुत लिमिटेड और बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल किसे कहा जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूडेंट्स एक ऐसी कंपनी को कहा जाता था जो कि इंडिया के ईस्ट में आती है। सादिया पुत्र बात अंडरस्टैंड कीजिएगा और सारे जरा सुनिएगा। अच्छा जी, ये इंडिया है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जो कि इंडिया में नहीं थी आती, जो कि दरअसल इंडिया के ईस्ट में इंडोनेशिया में आती थी और इंडोनेशिया से टेक्सटाइल, ठीक है, मसाला जात और ये सारी चीजें लेकर जाती थी और वापस जाकर ब्रिटेन में बेचती थी। इस कंपनी को कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यानी ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के ईस्ट में जा रही है। साथियों मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? ठीक है, सारे मुझे बताइएगा। ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के ईस्ट में जाती है उसे कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है एक नहीं थी, ब्रिटिश भी नहीं थी ये, मैं आपको सच बात बताता हूं, ठीक है। एक किताब में लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टोटल 7 मेजर ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। 7, यानी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की अलग ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नेदरलैंड की आपकी अलग ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इन तमाम की अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, ठीक है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब यहां पर जो आपके पास आई थी ना इंडिया में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ब्रिटेन की आई नहीं थी। आपके पास सबसे पहले फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और फ्रांस में और इंग्लैंड में आपस में बहुत ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान जैसी लड़ाइयां होती थी। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले जैसे फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके बाद फिर आपके पास ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। दे यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। हाँ बिल्कुल शगुफ्ता, ये चीज वो करते होते थे, ठीक है। तो ये मामलात यहाँ पर होते हैं, ये खैर अलग स्टोरीज हैं, कभी आपके साथ डिस्कस करूंगा ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किंग जो थे ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अक्सर हम यूज करते हैं ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटेन की अलग थी, ठीक है। एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती थी। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी कैथलिक्स थे ना, किंग साहब उन्हें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेस्टेंट्स को करते नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए जी, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये है जी आपके पास मार्केट सारी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस ए पर्सन को भी बेनिफिट कर रही है, बी को भी कर रही है, सी को भी कर रही है, डी को भी कर रही है, ई को भी कर रही है और एफ को भी कर रही है। अच्छा, अब यहां पर जब मार्केट में सबको बराबर का इंसेंटिवाइज किया जा रहा है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम है, तो यहां पर प्रमोट होगा हेल्दी कंपटीशन। अब फॉर एग्जांपल जी, ये ए है
और ये सारे ना मार्कर एक बेच रहे हैं, मार्कर बेच रहे हैं जी 100 रुपए का, ठीक है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके आपस में कंपेटिटर्स भी हैं, तो स्टूडेंट्स ये उस मार्कर की प्राइस 100 रुपए करेंगे, कंपटीशन हेल्दी है, मार्कर की प्राइस 100 रुपए करेंगे या 100 रुपए से कम करेंगे, मुझे बताइएगा, टेल मी। आप में से कोई इकोनॉमिक्स वाला है स्टूडेंट, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या रखी है? कम वैसे करेंगे। इजी से कम करेंगे। अब इसकी वजह से क्या है कि आपकी फ्री कंपटीशन की वजह से चीजें बहुत, आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। अच्छा, लेकिन अगर तो गवर्नमेंट क्या करती है कि यही इस ए को बेनिफिट कर देती है, इसे मोनोपोली प्रोवाइड कर देती है ज्यादा, और इन तमाम को क्रश कर देती है, यानी हेल्दी कंपटीशन खत्म हो गया है। अब जब हेल्दी कंपटीशन खत्म हो गया तो इसे पता है कि ये अकेला बायर ही है, तो ये 100 की बजाय चीज 500 की बेचेगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब इसकी वजह से, मोनोपोली की वजह से इन्फ्लेशन कायम होगी। अब उस इन्फ्लेशन और मोनोपोली की वजह से आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लेंगे, ऐसा ही है ना, चीजें महंगी हो जाएंगी, आपके पास आपकी इंडस्ट्री का आउटपुट कम होगा। पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर है तो एकदम 400 रुपए लीटर चला जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्रीज उसे कम खरीदेंगी, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट जो आउटपुट है वो कम होगा प्रोड्यूस। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो देखिए क्या होगा कि यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, चीजें महंगी हो गई, मोनोपोली की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका जो होगा वो हो जाएगा जी कम। अब आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट जब कम हो गया तो क्या होगा कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी। जब मैं 1 लाख 10 लाख कमा रहा हूं, 5 लाख कमाऊंगा तो मैं लोगों को फायर कर दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट भी इंक्रीज, देखें कितनी चीजें होती जा रही हैं, एक चीज दूसरे के साथ लिंक कर रही है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब ये सारी चीजें यहां पर हो रही है ना, यहां पर भी यही हो रही थी। आपके पास मार्केट कंपटीशन जो है वो खत्म हो गया था, कैथलिक्स की मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई थी, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही थी, मार्केट की सारी के सारे आउटपुट डिक्रीज होती जा रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। अब इन तमाम चीजों में स्टूडेंट्स लोगों का किंग के साथ नाराजगी जायज थी, रिजेंटमेंट जायज थी, और लोग क्या करते हैं कि किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन इनिशिएट कर देते हैं। क्लियर है जी? यहां तक आप सबको समझ आ रही है? मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। आप में से कोई ये क्रिस्टोफर हिल की कोटेशन पढ़ दीजिएगा, द सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन, ये किताब है, यहां पर क्रिस्टोफर हिल क्या फरमाते हैं? एनीबडी? Monopolies, alongside high taxation, were seen as a means of tightening the monarchy's grip over the economic structures of the nation, but this created a backlash from those who saw their livelihoods threatened by the king's hand. यहां पर देखें जी, वही बताया कि मोनोपोली और हायर टैक्सेशन की वजह से, ठीक है, किंग क्या करता था कि अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर अपनी ग्रिप तो मजबूत करता जा रहा था, लेकिन लोगों की रिजेंटमेंट भी देखने को मिल रही थी। फिर जी रॉयल स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं उस टाइम पर, ठीक है। किंग ने अपनी आर्मी बना रखी थी और उस आर्मी के बहुत से रॉयल खर्चे होते थे, और उन खर्चों को चलाने के लिए भी लोगों से ही टैक्स वगैरह आयद किए लिए जाते थे। तो ये सारे के सारे आप तीन जो है इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बता सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रही है? मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो, आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? अभी यहां से मेन कॉजेज जो है ना यहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहां से बताऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, अरूज बेटा समझ आ रही है आपको? हादी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुभान, इफ यू आर इन द क्लास लेट मी नो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टूडेंट स्ट्रैटेजी कॉजेज पर अब डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी कॉजेज क्या थे? स्ट्रैटेजी कॉजेज में सबसे पहले मिलिट्री एक्सपेंशन था ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन एंड डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ पावर। अब स्टूडेंट्स यहां पर मसला पता है क्या होता है कि यहां पर आप देखें तो ये जी आपके पास यूनाइटेड किंगडम है, एंड मुझे बताइए यूनाइटेड किंगडम के साउथ में कौन सी कंट्री है? ये है जी आपके पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ में कौन सी कंट्री? सारे जरा जल्दी जल्दी मुझे बताइए। फ्रांस है। अच्छा, अब फ्रांस में भी ना जो किंग थे वो कैथोलिक थे ठीक है, फ्रांस भी कैथोलिक था। अच्छा, ये भी कैथोलिक और ये भी कैथोलिक, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों कैथोलिक्स थे, तो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा क्या इन दोनों की किसी तरीके से अलायंस बिल्ड होने का कोई चांस था? क्या एक दोनों की कोई अलायंस बिल्ड हो सकती थी? बताइएगा मुझे। यस। डेफिनेटली। अब फ्रांस बहुत एक मेजर पावर था और यूके भी बहुत मेजर पावर था उस टाइम पर। यूके तो खैर नहीं था उस टाइम पर, इंग्लैंड ही था। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों मिलकर ना दूसरी तमाम कंट्रीज पर, बेल्जियम पर, जर्मनी पर, चेक रिपब्लिक पर, पोलैंड पर, इन तमाम पर अटैक्स करना शुरू हो जाते हैं, और यूरोप में ना बैलेंस ऑफ पावर बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। यही मामला यहाँ पर होते हैं कि किंग जेम्स टू जो थे वो कैथलिक थे ब्रिटेन की तरफ से। लुइस 14, नाम याद रखिएगा, लुइस 14 जो थे ये कैथलिक रूलर थे फ्रांस के। ये दोनों मिलकर बड़ा अटैक करते हैं, और इस अटैक को डिस्टेबलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक अलायंस बिल्ड की जाती है।
जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और फ्रांस बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहे थे। इसी बैलेंस ऑफ पावर को स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक ट्रीटी या एक लीग बनाई जाती है, एक अलायंस बिल्ड की जाती है जिसका नाम रखा जाता है लीग ऑफ ऑक्सबर्ग। लीग ऑफ ऑक्सबर्ग में आपके पास सबसे पहले स्वीडन था, ठीक है, रोमन एम्पायर था, रोम था, डच रिपब्लिक था और स्पेन था। ये चारों कंट्रीज थी आपके पास इसमें एडेड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, ठीक है, कि लीग ऑफ ऑक्सबर्ग का अब यहां पर मेन मकसद क्या था। लीग ऑफ ऑक्सबर्ग का मेन मकसद, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट थी तो इसका मकसद ये था कि ये जो कैथोलिक अलायंस बिल्ड की गई है ना, इसे तोड़ा जाए, ठीक है। और लीग ऑफ ऑक्सबर्ग में क्या किया जाता है कि डिसाइड किया जाता है कि हम फ्रांस को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम ब्रिटेन को डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में तो पहले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला फड्डा चल रहा था, पहले इन दोनों में लड़ाइयां चल रही थी। अभी इन्हीं लड़ाइयों को वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम ना जलते में तेल डालेंगे, ताकि अल्टीमेटली लोगों में और ज्यादा जो है किंग के अगेंस्ट रिजेंटमेंट आए, किंग के अगेंस्ट जो है एक एंटी किंग जो है पब्लिक ओपिनियन स्टैब्लिश हो। एंड जब एंटी मोनार्क पब्लिक ओपिनियन स्टैब्लिश होगा स्टूडेंट, तो उसकी वजह से क्या है कि हम लीग ऑफ ऑक्सबर्ग कहती है कि डच रिपब्लिक को, कि विलियम ऑरेंज साहब को जो डच रिपब्लिक से थे, कि आपने जाकर टेक ओवर कर लेना है। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, ये जरा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो इनकी कोशिश थी कि कैथोलिक अलायंस को खत्म किया जाए और ब्रिटेन को डिस्टेबलाइज करके ब्रिटेन को भी हमारे साथ ही मिला लिया जाए, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि ब्रिटेन में जो एक कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई थी, उस लड़ाई की आग में ये क्या करते हैं कि घी डालते हैं, तेल डालते हैं, चीजें और ज्यादा स्पीड अप हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपके पास आ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, आई विल, मैं आप ग्रुप में एडेड है, मुझे बता दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप जो है बन चुका है, ब्रिटिश हिस्ट्री की कम्युनिटी टाइप बन गई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, मैं नंबर उनका ड्रॉप कर दूंगा एट द एंड, ठीक है। यस यू कैन, ठीक है। मैं अभी क्लासरूम ना बनी नहीं है, ठीक है, मैं ये बातें जो है ना क्लास के बाद मेरे ख्याल से डिस्कस करते हैं, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है। सो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जी वीक मिलिट्री, अब मिलिट्री भी बड़ी कमजोर थी इंग्लैंड की, पता है क्यों? अच्छा स्टूडेंट्स, डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस जब होती है तो किंग साहब क्या करते हैं, मुझे बताइएगा, डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस क्या थी, किसी को याद है थोड़ी बहुत कि व्हाट वाज द डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस? सर वो कैथलिक्स को फिर से एंटर करना चाह रहे थे ना, ब्यूरोक्रेसी और डिफरेंट पोजीशंस पे। कीवर्ड, अब ना इसी डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस को लेकर चलते हुए ना किंग साहब क्या करते हैं कि मिलिट्री में सारे कैथलिक्स को हाई प्लेसेस दे देते हैं। अब कैथलिक्स जिन्हें हाई प्लेसेस, यानी जो कैथलिक पहले गार्ड था उसे जनरल बना दिया जाता है। अब आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करें, मसला यहाँ पर क्या आता है कि इनकॉम्पिटेंट कैथलिक लीडर्स आपके बन जाते हैं, जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स थे ही नहीं, ठीक है। अब जब जाहिर बात है आर्मी में कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स आपके लीडर्स थे ही नहीं, तो आपकी आर्मी वीक होती जाती है, ठीक है। आर्मी जब कमजोर होती जाती है तो लोग कहते हैं ये तो गलत बात है। देखिए ना, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टेंट मैसेज जो थे, यानी एक सोसाइटी में जो कॉमन लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे, तो क्या मुझे अब आपने बताना है, क्या सोसाइटी में ये जो मैसेज थे, क्या ये किंग के अगेंस्ट थे? मुझे बताइएगा जरा, सारे मुझे यस और नो में जवाब दीजिए, क्या थे, जारा बेटा बताइएगा। अच्छा, मैसेज के अलावा जब ट्रेड मोनोपोलीज एस्टैब्लिश की गई और हैवी टैक्सेस आयद किए गए, तो क्या आपके मर्चेंट्स किंग के अगेंस्ट हो गए? मुझे बताइएगा, क्या मर्चेंट्स अगेंस्ट हो गए किंग के? लेट मी नो। अच्छा, मर्चेंट्स के बाद आपकी मिलिट्री में जब नॉन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को हायर प्लेसेस दी जाती हैं, क्या मिलिट्री के इंडिविजुअल्स भी किंग के अगेंस्ट हो गए? कुछ जरा सोचिएगा। पॉलिटिकल स्फेयर में पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हो गई, ठीक है। अब समझिएगा, इंटरनेशनल स्फेयर में लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनती है, लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनती है, ये भी अगेंस्ट। अभी देखो कितने लोग किंग के अगेंस्ट हो गए थे, किंग ने तो जैसे दोस्त बनाए ही नहीं थे, ठीक है। अक्सर मेरे एक कलीग है, वो यही कहते हैं जैसे किंग तो यहाँ पर ना दुश्मनी बनाने आया था। अब इतने सारे लोग जब किंग के अगेंस्ट होते हैं तो अल्टीमेटली फिर रेवोल्यूशन जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन उस टाइम पर बन जाता है, ठीक है। विलियम ऑफ ऑरेंज ये हैं जी, विलियम ऑफ ऑरेंज जिनके बारे में हमने बड़ी बातें की हैं, ये विलियम ऑफ ऑरेंज है। विलियम ऑफ ऑरेंज, स्टूडेंट्स आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस एनोटेशन को स्क्रीन पर मत कीजिए, प्लीज हसन इसे डिलीट कीजिए काइंडली, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम ये एनोटेशन से परहेज करेंगे जरा, ठीक है। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड एवरी टीचर गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच आपका। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि विलियम ऑफ ऑरेंज जो थे, आपको पता है कि ही वाज अ किंग, और हर बादशाह ये चाहता है कि जरा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है फर्दर एक्सपेंड हो, ये यही चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स के कंधे पर हाथ रखा, इन्होंने कहा जी आप रेवोल्यूशन करें, प्रोटेस्टेंट्स को कहा जी कदम बढ़ाओ, प्रोटेस्टेंट्स हम तुम्हारे साथ हैं, ये मामला होते हैं। अब स्टूडेंट्स उस टाइम पर ना याद रखिएगा कि जैसे आज पाकिस्तान में आप देखें तो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, पीएमएलएन हो गया, पीटीआई हो गया, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लैंड में उस टाइम पर दो पॉलिटिकल मेजर फैक्शंस थे, एक थे जी विग्स विग्स और एक थे टोरीज। नाम याद रखना है, इन्हीं के ऊपर ही आगे जाकर आधी ब्रिटिश हिस्ट्री हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, एक थे जी विग्स, दूसरे थे जी आपके पास टोरीज। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं जी, अच्छा स्टूडेंट्स आपको याद है जब एपीएस इंसिडेंट हुआ था और इमरान खान साहब धरने पर बैठे हुए थे, चेयरमैन पीटीआई, बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई साहब उस टाइम पर धरने पे बैठे हुए थे एंड इन्होंने बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट था, ठीक है, और उस नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया कि दे जॉइंड हैंड्स विद ईच अदर। यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एंड इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक दूसरे के साथ की। बिल्कुल इसी तरीके में स्टूडेंट्स क्या होता है कि विग्स एंड टोरीज भी बिल्कुल क्या करते हैं, कहते हैं कि अभी इस टाइम पर दे डिसाइडेड कि देयर वाज अ बिगर थ्रेट दैट वाज लूमिंग इन द फॉर्म ऑफ किंग जेम्स टू। एंड अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड ना करते तो देयर वर चांसेस कि टोरीज और विग्स को वाइप आउट कर दिया जाता, ठीक है, किंग की जानिब से। इस वजह से ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड करते हैं एंड अल्टीमेटली ये अलायंस बिल्ड करके क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखिए कि ये ना 7 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, 7 इन्फ्लुएंशियल प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं, और उन 7 प्रोटेस्टेंट्स का नाम रखा जाता है 7 इमोर्टल्स या इमोर्टल 7, ठीक है। इमोर्टल 7 यहां पर लिखिए, ये एक्स्ट्रा मैं आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। इमोर्टल 7 को ये टोरीज और विग्स इनवाइट करते हैं और इमोर्टल 7 को कहते हैं कि आप विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी को लेटर लिखिए, ठीक है। मेरी बात सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जब, ठीक है मैं इसे रिपीट कर देता हूं। अच्छा, टोरीज और विग्स का तो आपको पता चल गया ना, ये दो डिफरेंट फैक्शंस थी, ये एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड करती हैं। एंड जब ये एक दूसरे के साथ अलायंस बिल्ड करती है ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि 7 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं जो बड़े नामी गिरामी होते हैं प्रोटेस्टेंट, और उन 7 प्रोटेस्टेंट को कहते हैं, उन्हें कहा जाता है 7 इमॉर्टल या इमॉर्टल 7। अब इन इमॉर्टल 7 को, ठीक है, ये लेटर लिखते हैं क्वीन मैरी को, ठीक है, और विलियम ऑरेंज को इनविटेशन देते हैं। क्लियर है यहां तक, मुझे बताइएगा। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ऑलराइट। अब यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये जब लेटर लिखते हैं ना विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी को, अब ये उस लेटर में पता है क्या लिखते हैं, कहते हैं वी इनवाइट, ठीक है, विलियम, ठीक है, ओ किंग ऑफ डच रिपब्लिक एंड the Queen Mary to come and rescue us from this looming evil। मैं आपको ये कोटेशन और ये सारा डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ये यहाँ पर लेटर लिखते हैं और ये इनवाइट करते हैं क्वीन मैरी को और विलियम ऑरेंज को। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है स्टूडेंट्स, क्वीन मैरी एंड विलियम ऑरेंज जब आर्मी के साथ इन्वेड करते हैं या मार्च करते हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो यहाँ पर इनकी आर्मी की क्वांटिटी कितनी होती है, एक तादाद कितनी होती है इनके फौजियों की? 15,000। 15,000, ठीक है। अब क्या होता है कि 15,000 फौजियों के साथ, वेरी गुड जी, ठीक है। अच्छा अनम बेटा, यहां पर क्या होता है कि ये 15,000 फौजियों के साथ इन्वेड करते हैं एंड जब ये अपना इन्वेजन करते हैं या मार्च करते हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड, अब किंग साहब इतनी बड़ी फौज को देखकर भाग जाते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं कि किंग साहब फ्रांस में भाग जाते हैं, फ्रांस में ये जो है रिफ्यूज ले लेते हैं एंड अल्टीमेटली प्रोटेस्टेंटिज्म को यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। क्लियर है यहां तक आप सबको, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर कोई ब्लडशेड नहीं होता, ठीक है, कोई वॉर नहीं होती, कोई वायलेंस नहीं होता। दैट्स वाई इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है या इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 सवाल ऐसे आए हुए हैं कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन क्या था या व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा क्यों जाता है एंड इसके क्या क्या कॉजेस थे एंड इसके इवेंट्स सर्टेन मेजर क्या क्या हुए, ठीक है। अब इसके जो इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस ग्लोरियस रेवोल्यूशन लेकर आया। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है और किंग विलियम ऑरेंज एंड क्वीन मैरी यहाँ पर सारे के सारे मोनार्की को संभालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि किंग की पावर को पार्लियामेंट प्रॉपर डोमिनेट करती है यहाँ पर, और पार्लियामेंट की पावर को एनहेंस कर दिया जाता है और किंग की पावर को कम कर दिया जाता है और लोगों के राइट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि किंग साहब, ठीक है, और क्वीन साहिबा जो थी उस टाइम पर यहाँ पर एक राइट्स लॉन्च करते हैं, यानी बिल ऑफ राइट्स लॉन्च करते हैं। और इस बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है कि लोगों के मैसेज के राइट्स के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है, लोगों के राइट्स की यहाँ पर बात की जाती है और एक बिल होता है। दैट्स वाई इसका नाम रखा जाता है बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स का नाम अभी तक आपको समझ में आ गया कि क्यों इसका नाम बिल ऑफ राइट्स रखा गया? लेट मी नो। Takhar, that is none of your business. Why you're asking this?
आई डोंट थिंक सो दैट इज समथिंग जो कि आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। आई एम हियर टू टीच यू एंड यू आर हियर टू स्टडी, राइट? सो आई थिंक कि इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर मी अगर हम प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और जी यहां पर क्या होता है कि बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर ना ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जाती है। जैसा कि हमने आपको पता है कि डिस्कस किया कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही थी, ठीक है। क्योंकि किंग साहब क्या कर रहे थे, किंग जेम्स टू लोगों के ह्यूमन राइट्स को अंडरमाइन कर रहे थे, एंड बिकॉज ये लोगों के ह्यूमन राइट्स को अंडरमाइन कर रहे थे तो क्या होता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट स्टैब्लिश किया जाता है या पब्लिश किया जाता है, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में होता है। एंड बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ठीक है, और इस वजह से इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ बिल्कुल जी, डेफिनेटली। और जी यहाँ पर अब क्या जो मेजर मेजर प्रोविजंस है आपको इसकी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में सबसे पहले होता है जी, द बिल कंफर्म दैट पार्लियामेंट हैड द सुप्रीम अथॉरिटी। डिसाइड किया जाता है कि पार्लियामेंट की सुप्रीम अथॉरिटी, अच्छा आप में से किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 स्पेशली? अब स्टूडेंट्स आप आज अगर देखें तो ब्रिटेन में जो किंग है, जो क्वीन है, जो जितनी भी रॉयल फैमिली है, उसका पॉलिटिक्स में कोई इतना अमल दखल नहीं है, ठीक है। कहां से ये स्टैब्लिश हुआ, ये दरअसल दिस वाज द पॉइंट, ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड स्पेशली बिल ऑफ राइट्स was the point, was the time when the king's power were reduced। याद रखिएगा, ठीक है। तो किंग की पावर यहां पर रिड्यूस की गई और ये ऐसा पॉइंट था जहां पर ये एक सर्टेन यानी किंग की पावर्स को रिड्यूस किया गया। आगे जाकर भी किंग की पावर को रिड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं कि यही एक ऐसा सिंगल इवेंट था जहां पर किंग की पावर को टोटली खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे जाकर प्रोग्रेशन स्टार्ट होती है, लेकिन वो प्रोग्रेस का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट था वो था जी आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब यहां पर डिसाइड किया जाता है कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी और पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होगी कि पार्लियामेंट टैक्सेशन को कंट्रोल कर सकता है, यानी किंग जो है टैक्सेस वगैरह आयद नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर आपको याद होगा कि शिप मनी टैक्स के बारे में हमने बात किया था। व्हाट वाज शिप मनी टैक्स? कौन मुझे बताएगा कि शिप मनी टैक्स क्या होती है या क्या थी उस टाइम पर? और किंग ने उसे, किंग जेम्स 2 ने उसे अपनी मर्जी से, आपको पता है, विदाउट पार्लियामेंट्स कंसेंट आयद कर दिया था। सो डिसाइड किया जाता है कि इस शिप मनी टैक्स को कैंसिल आउट किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी टैक्सेशन किंग या क्वीन या कोई भी रॉयल फैमिली का जो मेंबर है अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, बट पार्लियामेंट ही टैक्सेशन को डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ लॉज बना दिए जाते हैं कि रॉयल इंटरफेरेंस को मिनिमम से मिनिमम रखा जाएगा। साथ ही साथ जी यहां पर आप बता सकते हैं, इट इज asserted दैट द मोनार्क कुड नॉट लिवाई हैवी टैक्सेस। वही पुरानी बाजी, मोनार्क टैक्सेस नहीं लगा सकता, लॉज नहीं बना सकता या लॉज को सस्पेंड नहीं कर सकता, ये सारा का सारा काम पार्लियामेंट का होगा। अच्छा आज भी हमें देखने को मिलता है, आपको पता है, ठीक है। सिटीजंस वर ग्रांटेड द राइट टू पिटिशन टू द किंग एंड टू फ्रीली स्पीक इन पार्लियामेंट विदाउट फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन। यानी यहां पर जी फ्रीडम ऑफ जो है चॉइस को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यहां पर डिसाइड किया जाता है कि सिटीजंस के पास इतने राइट्स है, पार्लियामेंटेरियंस के पास इतना राइट्स है, जितने भी मैसेज हैं उनके पास इतना राइट है कि वो किंग को डायरेक्टली लेटर लिख सकते हैं, किंग के साथ, ठीक है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेटा एंड में, अमन बेटा एंड में मैं क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। अभी भी बस एंडिंग ही है, मुझे अब थोड़ा सा मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। विल एंड इट इन अबाउट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, ठीक है। तो उसके बाद एट द एंड आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एट द एंड यू कैन डिस्कस एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ऑलराइट। अच्छा नेक्स्ट है जी, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है। किंग को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर किंग के साथ कोई इख्तलाफ है तो किंग के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये चीज की जाती है। और डिसाइड किया जाता है कि ऐसा नहीं कि किंग के पास पावर है तो किंग उन्हें प्रोसिक्यूट करेगा, इस चीज को बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी, द बिल प्रोहिबिटेड क्रूल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट्स, ठीक है। कोई भी किंग जो था, अच्छा स्टूडेंट्स उस टाइम पर ना बड़ी क्रूल पनिशमेंट्स दी जाती थी। इस तरीके से पनिशमेंट्स दी जाती थी स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर बंदा होता था ना तो उसके पांव जला दिए जाते थे ऑयल से, ताकि वो ना भाग ना सके, उसकी हड्डियां नजर आती थी। और उसके बाद उसे स्लो टॉर्चर किया जाता था, बड़े खतरनाक, आपने शायद देखी होंगी अक्सर वीडियोस, तो बड़े खतरनाक पनिशमेंट्स और क्रूल पनिशमेंट्स दी जाती थी। यहां पर डिसाइड किया जाता है कि किंग या कोई भी पर्सन, इवन पार्लियामेंट भी कोई क्रूल पनिशमेंट नहीं लोगों को देगी, ठीक है। किसी भी ह्यूमन जो है इंसान के राइट्स को, स्पेशली राइट टू लाइफ को अंडरमाइन ना करने की यहाँ पर बात की जाती है। और डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ द बिल मेड इट लीगल फॉर अ मोनार्क टू मेंटेन, ठीक है, अ स्टैंडिंग आर्मी ड्यूरिंग पीस टाइम, ठीक है। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किंग जो है एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन नहीं करेगा, और अगर तो किंग ने कोई आर्मी को मेंटेन करना भी है तो वो पार्लियामेंट की इजाजत से ही होगा। यानी सारे वॉर रिलेटेड चीजें या आर्मी से रिलेटेड चीजें वो पार्लियामेंट के अंडर
सर्रेंडर कर दी जाती हैं, किंग की अथॉरिटी से वो भी एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, ठीक है। सो ये 3-4 इसके मेजर पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स थे जो कि आप यहाँ पर लाजमी तौर पर आपने इन्हें याद करना है और इफेक्ट्स में इसे लिखना है। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है? अली हसन, अलीजा, अमन, अब्दुल कदूस, सबको समझ आ रहा है? इफ्रा, जहरा, हादी, सबको समझ आ रहा है? लेट मी नो। ऑल राइट, नेक्स्ट है जी आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा जी, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में दिया जाता है। यहां पर भी ये डिसाइड किया जाता है कि कभी भी किसी भी कैथोलिक को जो है थ्रोन नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि कैथोलिक्स को कभी भी हाई प्लेस या हाई पोजीशन नहीं दी जाएगी। ये याद रखिएगा, इस पे आगे जाकर हमने इसके बाद जो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन के बाद जो हमारे टॉपिक्स आएंगे हमने उन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। फिर जी प्रोटेस्टेंट सक्सेशन की बात की जाती है, डिसाइड किया जाता है कि अब जो कैथोलिक्स को तो हमने थ्रोन देनी नहीं है, डिसाइड किया जाता है कि अब जो इसके बाद जितने भी किंग्स और क्वींस आएंगे दे मस्ट बी प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। और यहां पर ना लाइन ऑफ सक्सेशन भी डिसाइड की जाती है। यहां पर ये चीज आपने याद रखना है, लाइन ऑफ सक्सेशन। लाइन ऑफ सक्सेशन में स्टूडेंट्स डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले क्वीन एनी होंगी, ठीक है, क्वीन बनेंगी, ठीक है, क्वीन एनी होंगी, क्योंकि बेटा तो किंग का कोई था नहीं ना। क्वीन यहां पर विलियम ऑरेंज एंड 1701 तक ना विलियम ऑरेंज और उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी, उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब सक्सेशन का इशू आ जाते हैं, ठीक है। अब डिसाइड किया जाता है कि क्वीन एनी सबसे पहले जो किंग जेम्स टू की बेटी थी और प्रोटेस्टेंट थी ये क्वीन बनेगी। एंड जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनके बाद क्वीन मैरी, ठीक है, क्वीन एनी एंड क्वीन सोफिया, सॉरी, क्वीन सोफिया जो है वो थ्रोन को मैनेज करेंगी। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये जो लाइन ऑफ सक्सेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ सक्सेशन भी पार्लियामेंट ने डिसाइड की थी। एंड स्टूडेंट्स, ये जो लाइन ऑफ सक्सेशन जब पार्लियामेंट ने डिसाइड की थी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब पार्लियामेंट ने लाइन ऑफ सक्सेशन को डिसाइड किया कि क्वीन एनी के बाद क्वीन सोफी आएगी, कोई प्रोटेस्टेंट को ही हम सिर्फ और सिर्फ थ्रोन देंगे एंड कोई कैथोलिक को हम थ्रोन नहीं देंगे, तो स्टूडेंट्स क्या यहां से हमारी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं? मुझे बताइएगा। isn't it a parliamentary sovereignty या isn't it a reflection of parliamentary sovereignty? कि देखिए जी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। सो रिफ्लेक्ट हो रही है, नोक वाला कौन है जी आप में? नहीं सादिया पुत्र, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी से मुराद है कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है। अब देखिए ना, किंग को भी रिमूव किया जा रहा है, किंग को भी, फिर क्वीन को भी रिमूव किया जा रहा है जी, क्वीन एनी के बाद क्वीन सोफी आएंगी, ठीक है। और कोई कैथोलिक फिर से रूल नहीं संभालेगा, प्रोटेस्टेंट संभालेगा। ये सारा का सारा पार्लियामेंट ने डिसाइड किया ना। तो जब पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया तो बेटा इसका मतलब है कि थ्रोन के ऊपर भी पार्लियामेंट की पावर थी, ठीक है। अभी समझ आ गई आपको? ठीक है, बिल्कुल। सो ये पार्लियामेंट्री, और आज देखें तो आज भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है कि नहीं? आज किंग और क्वीन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आज सारा का सारा पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। अच्छा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है। अच्छा, ये दोनों वो एक ही पॉइंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास किंग होता है या जो मोनार्क होता है, उसके पास ना पहले पावर थी कि वो जजेस को ना अपनी मर्जी से अपॉइंट करते थे, ठीक है। और उन्हीं जजेस को अपॉइंट करते थे जो कि किंग के लिए बेनिफिशियल होते थे। अच्छा, अब इसकी वजह से कोई भी जो जज था वो किंग को अपोज नहीं था करता। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना डिसाइड किया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि अभी किंग की जो पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सके, इस पावर को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड जुडिशरी जो है ये फ्रीली एक्ट करेगी, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगी, ठीक है। सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर किया जाता है, ठीक है। और ये भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल वगैरह को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो सारा डिसाइड किया गया था कि जजेस इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था। सो यहां से हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी काफी तगड़े तरीके से हमें यहाँ पर नजर आ रही थी। अब यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस आगे आप देख सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि पार्लियामेंट ने किस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश की। डिमिनिशमेंट ऑफ द पावर ऑफ मोनार्क, मोनार्क की पावर खत्म होती जा रही थी। जेम्स टू की डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस जो है उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हो। डिसाइड किया गया जी कैथलिक्स को कभी भी सुप्रीम पावर या कोई भी मोनार्की की पावर या थ्रोन वगैरह नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है जी सिक्योरिंग प्रोटेस्टेंट रूल, ठीक है, और एंडिंग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर टोटली खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में लड़ाइयां ना हो, और डिसाइड किया जाता है कि अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंट रूल को ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का इंफ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश इंक्रीज कर दिया जाता है। एक तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बिल ऑफ राइट्स में हाईलाइट कर दी जाती है। 1701 में भी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट साथ ही साथ ये होता है कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, इकोनॉमी को डील करना शुरू कर देती है, मिलिट्री अफेयर्स को डील करना शुरू कर देती है, ठीक है, सारी
सारी मैनेजमेंट को डील करना शुरू कर देती है, तो पार्लियामेंट का भी जो रोल है बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? मुझे बताइएगा, कोई सवाल तो नहीं है आपका? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये सिक्योरिंग प्रोटेस्टेंट सक्सेशन, ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोटेस्टेंट्स उसके बाद जो है डिसाइड किया जाता है कि दे विल सिट ऑन द थ्रोन। ठीक है, द शिफ्ट टुवर्ड्स पॉलिटिकल बेस्ड सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है कि इंग्लैंड का जितना भी अब सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसे और ज्यादा डेमोक्रेटिक किया जाएगा। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखिएगा, किंग की पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज कर दिया जाता है, एंड पार्लियामेंट जो है काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है। यहां से हमें इस चीज का साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर इंग्लैंड जो था, जो कि एक टाइम पर मोनार्की को फेस कर रहा था, टोटलिटेरियनिज्म को फोकस कर रहा था, एब्सोल्यूटिज्म को फोकस कर रहा था, स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो इंग्लैंड अब मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। मेरी बात अंडरस्टैंड करें? डेमोक्रेसी के ये टेनेट्स है ना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाएगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी, सारी की सारी सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर किया जाएगा, यही तमाम चीजें। अब ये सारी चीजें तो यहां पर हमारे पास हो रही थी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट की जो है सोवरेनिटी एस्टैब्लिश कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिसाइड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें समझ आती है कि इंग्लैंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ मोर डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, यहां तक जी, दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, सर हाउ ऑल द डॉटर्स ऑफ किंग जेम्स टू बिकेम प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अच्छा, उनका अपने फादर के साथ शगुफ्ता बेटा काफी ज्यादा इख्तलाफ होता था इसी चीज को लेकर चलते हुए। ठीक है, सो दे वर मैरिड बेसिकली, एंड दे वर ऑल मैरिड टू प्रोटेस्टेंट पीपल। ठीक है शगुफ्ता, तो सारे की सारे वो प्रोटेस्ट देखिए ना, जैसे क्वीन मैरी है वो भी तो प्रोटेस्टेंट के साथ शादी उनकी हुई थी, एंड शी वाज अ प्रोटेस्टेंट। अभी क्वीन मैरी, क्वीन एनी, क्वीन सोफिया, ये सारी जो थी, ये सारी की सारी जो थी आपके पास प्रोटेस्टेंट्स के साथ इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी मर गए थे। तो इस वजह से अब यही बची थी, एंड ये प्रोटेस्टेंट थी, इस वजह से फिर इन्हें रूल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है शगुफ्ता? Alright, that is it for today. Now I'm taking your questions. If you have any question, you can ask the questions from me and I will answer them. अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे यस सर लिख सकते हैं, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको सारी चीजें अभी तक क्लियर हैं। सर, आर दीज नोट्स टू लेंथी? हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट? सर। बेटा 2 मिनट में आपकी तरफ आता हूँ, जस्ट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर लेने दीजिए। यूजर अपना नाम तो जरा मुझे बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। आई विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। जी यूजर, आपका नाम क्या है? अफनान, अदनान के अफनान? अच्छा, अच्छा चलें बेटा, जो भी आपका नाम है, अफनान, ओके। अच्छा अफनान बेटा, बात यहाँ पर यह है कि देखें, आपने जब भी पेपर में अपीयर होना है ना, तो आपने ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करके लेकर जाना है। ठीक है, पता है क्यों? जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपके पास बेटा इतना प्रेशर आ जाता है ना आपके ऊपर कि अगर आप 10 पॉइंट्स याद करके गए हैं ना, तो आपको 5 याद रहेंगे। माइट बी पॉसिबल आपके साथ दूसरी क्लासेस में भी ऐसा हुआ हो, या दूसरे जो आपने पेपर दूसरी अपनी क्लासेस के आज तक दिए हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, तो आप अगर 10 पॉइंट्स याद करके जाएंगे तो आपको 5 रहेंगे। अब 8 पेजेस लिखने हैं, ऑफ कोर्स ये पॉइंट्स जो हैं मैंने काफी ज्यादा ऐड किए हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन एटलीस्ट आप जब 8-10 पॉइंट्स को याद करेंगे तो आप कोई 5-6 लिखने वाले होंगे ना। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं अफनान? तो इस वजह से आपने हमेशा मटेरियल गैदर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा करें, ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। सर व्हेनेवर, सादिया पूछ रहे हैं, सर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मैप, तो उस टाइम के सारे कंट्रीज याद हों? जरूरी नहीं है उस टाइम की, बस मेजर मेजर इंग्लैंड का मैप बनाए, फ्रांस का बनाए और डच रिपब्लिक का बनाते हैं, बस बात खत्म। ज्यादा नहीं कि अब आप सारे मैप पूरा यूरोप का बनाए, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, आपके साथ मैं मैप अभी ड्रॉ आपको करवा देता हूँ, अभी क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है सर, आई एम नॉट वेरी गुड विद मैप्स, हाउ टू इंप्रूव? बेटा वो आपकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा शगुफ्ता, अभी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपकी अभी करवा देता हूँ। और आप में से कोई, देयर वाज अ पर्सन हु वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन ऑन ऑडियो, तो आप मुझसे ऑडियो वाले जो मोहतरमा है, आप सवाल मुझसे पूछ सकती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Aman Fatima. ओके, Sir, I want to ask that कि sir, unfortunately, last year मैंने एक CST का ही सेशन लिया था, ब्रिटिश हिस्ट्री का, और सर मैंने आज आपका लेक्चर सुना, यू डिलीवर्ड सो वेल सर। मैंने उनका लेक्चर जो लिए थे और आपके लेक्चर में मुझे लग रहा है जमीन आसमान का फर्क है, बट क्योंकि मैं वो लेक्चर्स ले चुकी हूँ और मैंने अपना सिलेबस भी 70 to 80% ऑलमोस्ट कवर कर लिया हुआ है। सर अब मेरा कंसर्न ये है कि लेक्चर्स तो मतलब एक एडिशनल चीज ही होंगे मेरे लिए, तो सर अगर आप टेस्ट कंडक्ट करवा लें। बेटा
मैं आपके साथ पर्सनली कोऑर्डिनेट कर लूंगा, ठीक है। इसमें आपने ओरिएंटेशन ज्वाइन नहीं थी हमारी की, ठीक है। ओरिएंटेशन में मैंने यही कहा था कि आपके ऑन बोर्ड जो लिखे हुए हैं वो तो 3-4 मॉक लिखे हुए हैं, बट मैं आपके कोई 8-10 मॉक्स कंडक्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि बेटा आप याद सारे कर लेंगे, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव 100% कि आप सब बने बनाए CSPs हैं। लेकिन अगर तो आप याद कर रहे हैं और आप लिख नहीं ना रहे, आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। और अगर आप याद कम भी कर रहे हैं, जैसे भी अफनान ने पॉइंट रेज किया, आप अगर कम याद कर रहे हैं और लिख ज्यादा रहे हैं ना, आप पास हो जाएंगे। सो CSS इज ऑल अबाउट राइटिंग, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि वो आपकी राइटिंग में, मैं आपके साथ हूँ, उस्मान साहब आपके साथ हैं, ठीक है। हम आपके लिए कोई सेशन ऐसा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप उस्मान साहब से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपको हर तरीके से गाइड कर देंगे। आपका नाम है अमन फातिमा, राइट? बेटा आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जी एंड सर। ये है कि आपको हर तरीके से हम जो है एनरोल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो मैप्स की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ओके सर, आपको थैंक कोई यू। बता के लिए ये चीज याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं बनाने की जहां पर कट है आप वहां पर ही मैप बनाए, नहीं। मैप होता है ताकि आप एक ओवरव्यू दे सके। अब मैप मैं पता है कैसे बनाता था, मैं बनाता था, अच्छा जी इंग्लैंड का मैप है, ये जी हो गया इंग्लैंड का मैप, इस तरीके से, ऐसे ही है ना। ये इंग्लैंड का मैप हो गया, ये हो गया जी फ्रांस का मैप हो गया, इस तरीके से, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए फ्रांस हो गया, ये हो गया जी हमारे पास, ऐसा ही है ना डच रिपब्लिक, ये डच रिपब्लिक, देखिए कितना मुश्किल है। देखिए बड़ा आसान है, CSS मुश्किल नहीं है। CSS मैंने आपको पहले भी बताया था, CSS इज 2+2 = 4, बस बात खत्म जी। ये यूके है आपका, ठीक है। ये आपके पास नदर्न आयरलैंड है, ये सारी चीजें, ये वेल्स आ गया, ये स्कॉटलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, ये आपके पास नदर्न आयरलैंड आ गया, ये फ्रांस आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो देखिए मैप कौन सा मुश्किल है, मैप वो एग्जैक्ट रट्टेबाजी नहीं हमने करने की, अच्छा जी यहाँ पर कट है तो हमें यहाँ पर ही ऐसे कट बनाए, नहीं ऐसा नहीं है। आप जस्ट एक ओवरव्यू ऐड करें, थोड़े से नीट मैप बना दें, बस बात खत्म। तो वो आपको जैसे हम आगे करेंगे प्रैक्टिस, आपसे सादिया पुत्र और जो जो भी जिन्हें मैप मुश्किल लगता है, आप ऐसा करना, मुझे डेली मैप बनाकर सेंड कर दिया करें, मैं उसे देख लूंगा, जहां पर चेंजिंग्स की जरूरत होगी आई विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है जी। और कोई किसी का सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर आप सबको समझ आ गए तो यू कैन राइट यस सर, ठीक है। अगर नहीं समझ आ गए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर आई डिडंट जॉइन द ओरिएंटेशन एज वेल, कैन यू प्लीज शेयर। ठीक है, मैं आपके साथ कर देता हूँ, ठीक है सर, योर वे ऑफ डिलीवरिंग, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे। मेरा नाम जी सुलेमान अजीम है, ठीक है। एंड ये है कि आपके साथ सेशंस में जो है क्लासेस वगैरह होती रहेंगी मेरी, ठीक है। और ब्रिटिश हिस्ट्री में यही क्वेश्चन है आपसे बल्कि आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी शुभान ने कहा कि सर ब्रिटिश हिस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी तो क्या आपके साथ हमारा कांटेक्ट होगा। मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताया था कि आप सबके साथ मेरा जो होगा, हर मंथ एक क्रैश कोर्स होगा, ठीक है, ब्रिटिश हिस्ट्री का।